कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हरियाणा ग्रुप डी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं, बिल्कुल आपके लिए एक सुनहरा मौका है और इसी की तैयारी के लिए हम स्पेशल मॉडल पेपर करा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जिस तरीके के पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है, मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मॉडल पेपर करा रहा हूँ जिसमें आप देखोगे कि बिल्कुल जिस तरीके से पेपर आने वाले हैं उस तरीके के ही मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कर लेते हो मॉडल पेपर को तो 100% है कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को कर लोगे। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा फटाफट से क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हरियाणा बजट और विकास से रिलेटेड प्रश्न है। आपको मैंने टॉपिक भी लिख दिया है कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। कह रहे हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के बजट में घोषित मुख्य मंत्री जो है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत जो है आप लोग को याद रखना है 5 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल बहुत अच्छा राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा पर्यावरण और वन से रिलेटेड प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है जो एशिया में अपनी तरह का जो है पहला केंद्र है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे। हरियाणा के किस जिले में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है जो एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर जिन्होंने बताया है पिंजौर, ऑप्शन नंबर 1 पिंजौर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे वर्ष 1857 की क्रांति के समय हरियाणा की बल्लभगढ़ रियासत का नेतृत्व किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने किया था जिन्हें बाद में दिल्ली में फांसी दे दी गई थी? जिसे बाद में दिल्ली में फांसी दे दी गई थी, ये आपको बताना है। ये 1857 की क्रांति के समय जो है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राजा नाहर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजा नाहर सिंह आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। भौतिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है वाहनों के पीछे के यातायात को देखने के लिए चालकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रियल व्यू मीटर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। वाहनों के पीछे
के यातायात को देखने के लिए चालकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रियल व्यू मीटर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावित ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावित ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पीयूष ग्रंथि, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है। लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न का एक दुकानदार एक वस्तु को 24 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु पर केवल 10% का लाभ कमाना चाहता तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सबसे पहले आप देखिए कि जो है 24 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का जो है लाभ हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम 100 रुपये का सामान खरीदे हैं तो बेचे होंगे 120 में, तभी तो 20% का लाभ हुआ। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 12 चौके 48 के 8, 12 दूना 24, 4 28, 2880 रुपये में जो है बेचेगा। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को 24 रुपये में बेच दिया है तो 20% का लाभ हुआ है। भाई साहब 2400 में बेचने पर लाभ हो गया है, इसी में लाभ हुआ है। इसने कहा है यदि वस्तु को केवल 10% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें समझना है, पहले तो पता करेंगे कितने में खरीदे हैं। 20% के लाभ पर तो बेच दिए हैं, अर्थात हम तो 120 में बेचे हैं तो खरीदे होंगे 100 का सामान 120, तभी तो 20% का लाभ होगा। ये 12 दूना 24, अब यहाँ पे हो जाएगा 20 से गुणा कर दूँ तो ये हो गया 2000 रुपया। 2000 रुपये में ये खरीदा गया था, 10% का लाभ कमाना है। अब देखिएगा 2000 रुपये में हम कोई सामान खरीदे हैं ये तो हमें पता चल गया, और 10% का लाभ कमाना है तो क्या हो जाएगा 100 वाला सामान 110, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 11 दूना 22। आपका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न आपको बताने हैं। समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न मैथ का प्रश्न है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं आपको सुबह और शाम दोपहर तीनों टाइम हो रहा है, तो आपको हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा, ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? समझिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक तो है ए जो कि 12 दिनों में किसी कार्य को कर देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति है बी, वो इसी काम को 15 दिनों का समय लेता है। हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 12 के पहाड़े में 60 कितना होता है, 12 पचे 60, 15 के पहाड़े में 15 चौका 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब देखें तो एक काम करता है एक दिन में 5 और बी काम करता है 4, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये टोटल काम हो जाएगा 9। एक दिन में 9 काम करते हैं। टोटल काम कितना है हम लोगों के पास,
टोटल काम है हमारे पास 60 काम कराना है, और एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं 9। तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 4 और बटा में 9, शेष 4 बच रहा है। आप देख लो यहाँ पे 4/9 कहीं पे है, 9 छक्का 54, 54 54 6 बच रहा है ना, 54 6 बचा था ना, 9 छक्का 54 54, हाँ 54 6 60/9, ये फिर से कट जाएगा तो 2/3 हो रहा है ना। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त जो है संख्या हमें बताना है, लुप्त संख्या जो कि वाट के स्थान पर वैल्यू हमें बताना है। लॉजिक पता कीजिए फटाफट से कि यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले आप देखोगे 2 से 6 हो गया, हम कह सकते हैं 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 से 12 2 गुना हो गया, 12 से 20 यहाँ पे तो गुना नहीं हुआ है ना, मतलब लॉजिक गलत है। हम देखेंगे 2 से 6 पे तो हम कह सकते हैं 4 जोड़ा गया है, 6 से 12 पे 6 जोड़ा गया, 12 से 20 पे 12 8 20, 20 से 30 पे 10 जोड़ा गया है। तो इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा हमें पता करना पड़ेगा। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हर बार 2 2 ठो जोड़ा गया, हर बार 2 2 ठो, तो हम भी 2 जोड़ देंगे तो 10 तो 12, 30 में 12 जोड़ेंगे 42 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। 42 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, संधि विच्छेद से रिलेटेड प्रश्न है, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग बताइएगा, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। देखिए परोपकार अगर आप देखोगे हिंदी के प्रश्न है, तो ये हो जाएगा पर प्लस उपकार, मतलब होता है परोपकार, पर प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है जिसका अर्थ शक्ति के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके, इसने कहा है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होता है जिसका अर्थ शक्ति के अनुसार होता है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए शक्ति शब्द है, इसके पहले यथा लगा है अर्थात अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। आप देखोगे यहाँ पे कि जो है भारत के किस शहर में देश का पहला एआईसीटी पूर्ण रूप से विकसित किया गया है, जो तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बन गया है। क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से राइट उत्तर बताएंगे। एआईसीटी बताएंगे सभी लोग। एआईसीटी आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे बना है, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है कि हरियाणा के किस प्रशासनिक संभाग में सबसे अधिक जिले शामिल है। हरियाणा के किस प्रशासनिक संभाग में सबसे अधिक जो है जिले शामिल है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें के राइट उत्तर हो जाएगा रोहतक, ऑप्शन नंबर बी, रोहतक जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, जहां हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय
संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? बताएंगे। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं चारों, आप अपना राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता, ये बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व, हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्हें सांग परंपरा को एक नई ऊंचाई दी है? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे सभी लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है पंडित लक्ष्मी चंद, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हरियाणा की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती हुई बहती है? क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे यमुना नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिजली के बल्बों में टंगस्टन तंतु के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए और बल्ब की उम्र बढ़ाने के लिए आमतौर पर कौन सी जो है अक्रिय गैस भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नाइट्रोजन या आर्गन, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन या आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग या ग्रंथि द्वारा होता है जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जो है जब सूर्य के प्रकाश जो है पानी के बूंदे पर पड़ता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसके लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जिन्होंने बताया है 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर समताप मंडल, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, अगली पारी 11 में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 बढ़ जाए? क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि कोई एक खिलाड़ी है जो 10 पारी खेल लिया है, ठीक है,
और रन कितने के औसत से बना रहा है 32, अर्थात यहाँ पे हम औसत से पारी में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 पारी में उसने टोटल रन जो है कितने बनाए हैं। तो उसने जो है 10 पारी में 320 रन बनाए हैं। उसने कहा कि अगली जो 11वीं पारी है, जो 11वीं पारी है वह कितने रन बना दे ताकि उसके रनों का औसत 4 बढ़ जाए। 11वीं पारी में हमें औसत जो है 4 बढ़ाना है, तो ये 11वीं पारी हो गया। और यहाँ पे जो है 10 पारी तो पहले हुआ था, ये लास्ट 11वीं पारी हो गया और 4 औसत बढ़ गया, तो 32 था औसत पहले, तो 36 हमें करना है। तो 11 से 66, 11 तिया 33 और 6 39, अर्थात जो 11वां पारी है वो खेल लेगा तो टोटल रन हो जाना चाहिए उसका 396। तो पहले 10 पारियों वाला हम घटा देंगे, यहाँ पे 10 पारी वाला वैल्यू घटा देंगे, तो लास्ट का जो एक पारी है, जो 11वां पारी है, उसी का तो रन आएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 76 रन उसे बनाने हैं। टोटल 76 रन अगर बना देता है 11वें पारी में तो औसत 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है आयु संबंधित प्रश्न। जो है आप लोगों के सामने रीजनिंग का प्रश्न है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः, ये मैथ में भी होता है, मैथ का प्रश्न है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु जो है हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देखिए इनका अनुपात दिया है तो हम मान लेते हैं कि इनका जो अनुपात है, एक तो है 4x, अनुपात मतलब होता है बटा, और ये है 5x बराबर। इसने कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है आप समझ जाओ, ये तो वर्तमान है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएंगे, इसमें 5 जोड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5:6। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा कर लो, इसका गुणा ऊपर कर लो और इसका गुणा इधर इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 5×5=25x, फिर हो जाएगा 5×5=25 और फिर 6 से गुणा करेंगे, ये 6 से ऊपर वाला में गुणा होगा, 6×4=24x और 6×5=30। अब यहाँ से हम एक तरफ लिखेंगे, 24 इधर आएगा तो 25 में से 24 जाएगा x, ये इधर जाएगा, 30 में से 25 जाएगा 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब यहाँ पे समझिएगा, इसने कहा है कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितना है 4 और x का वैल्यू है 5, तो 4×5=20। 20 वर्ष जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। संख्या पद्धति या वर्गमूल से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। सबसे पहले आप देखो, इसको बनाना है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि जो स्क्वायर ये रूट है, ये क्या करो कि इसको तो हमें हटाना है, रूट से हटाएंगे तभी तो वैल्यू एक्स का निकलेगा, ये रूट इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर, रूट बराबर के उस तरफ जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, मतलब इधर बन जाएगा x+1/144 बराबर इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, यही तो होगा। अब देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे कि x वाले को एक तरफ रख देते हैं और ये जो एक है इसको उठा के भेज देंगे तो इधर 169/144 माइनस का एक हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस हटाएंगे, इसके बटा का जोड़ बनाएंगे तो ये जो है हटा देते हैं, हम डायरेक्ट बना देते हैं, कितना हो जाएगा, ये प्लस 144 हो जाएगा, फिर एक मर्त में 144 ही आएगा, 144 से ये 144 बराबर के नीचे कट जाएगा, तो x का वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 169 में से 144 घटेगा 25। x का वैल्यू ही हमें निकालना था जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। ठीक है, मुझे लगता है आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा 23, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। यदि एक कूट भाषा में HSSC को जो है ITTD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्लर्क को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्या लगता है आपको
फटाफट से आप बताएंगे। सबसे पहले लॉजिक पता करते हैं। हमें दिया है HSSC, इसके बदले लिखा है ITTD, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो H के बाद होता है I मतलब +1, S के बाद T, S के बाद T मतलब +1 और C के बाद D मतलब +1। सब में +1 किया गया है, तो हम भी वही काम कर देते हैं। यहाँ पे +1, C के बाद D, L के बाद M, E के बाद F, ये गलत ये गलत, R के बाद S, K के बाद L। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 24, कैलेंडर परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025 जब भी सेम डेट हो तो आपको क्या करना होता है कि 2 प्लस करना है। क्यों 2 प्लस करना है? क्योंकि ये जो है लीप वर्ष है। साधारण वर्ष रहता तो आपको +1 करना है, लीप वर्ष हो तो आपको ध्यान देना है 2 वर्ष 2 प्लस करना है। तो ये सोमवार के बाद से 2 जोड़ोगे तो सोम के बाद से मंगल, मंगल के बाद से बुधवार। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में कवि का स्त्रीलिंग रूप पूरी तरीके से शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। बताइएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप शुद्ध हमें बताना है, तो क्या होता है कवि का? कवित्री। क्या होता है कवि का क्या होता है? कवित्री। कवित्री आपको ध्यान देना है, कवित्री होता है, कवित्री, कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अकबर और हेमचंद्र मतलब हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को फिर से जो है मजबूत किया था। क्वेश्चन नंबर 26वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग कि अकबर और हेमू चंद अर्थात हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को फिर से मजबूत किया था। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित कौन सी कृत्रिम झील अरावली पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण वर्ष 1947 में सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बड़खल झील। बड़खल झील ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 28 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 153, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा सरकार द्वारा घोषित राजकीय पशु और राजकीय पक्षी का सही जोड़ा कौन सा है।
हरियाणा सरकार द्वारा घोषित राजकीय पशु और राजकीय पक्षी का सही जोड़ा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है काला हिरण और काला जो है तितिर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में स्थित सबसे पुरानी वक वल वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली है? बताएंगे कौन सा ये पर्वत है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त थे जो बता रहे हैं अरावली पर्वत माला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत माला, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला है। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, तो करके रख लो। मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।